नमस्कार साथियों, स्वागत है टीसीएस एग्जाम जोन में। मेरा नाम कान सिंह है और आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट 2025 के 13 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। और साथ में हम आज के पेपर में जो थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल मुझे लगे, मैं आने से पहले अभी सवालों को देख रहा था तो कुछ कुछ सवाल मुझे कैलकुलेटिव लगे, उनका क्या तोड़ हो सकता है इस पर भी बात करेंगे। आज जैसा कि आपको पता है पूरे 57 शिफ्टों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इन 57 शिफ्ट में से देखो शुरू होने से पहले ही बोर्ड जो है वो हैक कर रहा है। 57 शिफ्ट में से हम 14 शिफ्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज 15वें शिफ्ट पर बात करेंगे। आइए एक एक करके सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है पाइप ए किसी टैंक को 17 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 21 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 19 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाएं तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर हमारे पास तरीके सही नहीं होते हैं तो हम इस तरह के सवाल जब लगाते हैं तो थोड़ा टाइम खराब कर देते हैं। लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट जो स्मार्ट स्टडी करना जानता है वो थोड़े कम टाइम में, मतलब जितना एक सामान्य स्टूडेंट लगाता है उसके आधे टाइम में भी सवाल को हल कर लेता है। आइए हम बात करते हैं। खैर तुम ये तो सब करोगे ही करोगे कि ए बी सी है और ये 17 है और ये 21 है और ये वाला 19 है। इनका एलसीएम तो तुम लोगे ही लोगे, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर मैं एलसीएम लूँ तो इसका मतलब तीनों को प्राइम नंबर हैं तो तीनों को गुणा ही करना पड़ेगा। अगर गुणा करोगे तो भी मैं एक दिमाग लगाऊंगा। आज के बाद एक चीज़ ध्यान रखना, एक छोड़कर एक संख्या का कभी भी गुणा करना हो, एक छोड़कर एक संख्या का गुणा करना हो तो इनके बीच में जो नंबर रह जाता है उसके स्क्वायर में से एक घटा दो। एक छोड़कर एक संख्या 17 गुणा 19 का गुणा करना है, बीच में 18 रहा, 18 का स्क्वायर में से एक घटा दो, 324 माइनस 1 323 आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा हो गया 323। इस 323 को भी 21 से गुणा कर दो तो 323 को अगर मैं 21 से गुणा करूंगा तो हमारा मल्टीपल आ जाएगा। 21 दिया 63 बच जाएगा 6, 21 दूनी 42 और 6 48, पीछे बच जाएगा कितना जी, 4, 21 दिया 63 और 4 कितना हो गया 67, 6783 इसका मल्टीपल आया। मतलब हमारा एलसीएम 6783 है। अब स्टूडेंट क्या करता है, इस 6783 में पहले भाग देगा 17 का, फिर भाग देगा 21 का और फिर भाग देगा 19 का। टाइम तो खराब होगा ही, तुम करके भी देख लेना चाहिए। हमें लास्ट में क्या पूछा वो देखो, उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाए। इसका मतलब आपको फाइनली क्या करना है, आपको फाइनली 6783 में ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी का भाग देना है। बोलो हाँ कि ना। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी का भाग देना है। आप अगर ऑप्शन देखोगे तो पाओगे कि सबके हर समान हैं, सब में एक ही तरह की नंबर का भाग लग रहा है। अगर सब में एक ही तरह का नंबर का भाग लग रहा है तो डेफिनेट मैं ऑप्शनों से ये कह सकता हूं कि 6783 में 100% 1089 का भाग लगेगा। अगर 1089 का भाग लगेगा तो 1089 का कितनी बार भाग जा सकता है, आइडिया लगा के देखो। देखो आप अगर मैं कहूं कि 13 बार भाग जा सकता है तो सर 13 बार तो 10 बार 10,790 से ऊपर होना चाहिए था। तो ये 13 बार भाग जाना पॉसिबल नहीं है, 11 बार भाग जाना भी पॉसिबल नहीं है। देखो लगभग ही 1100 के लगभग 11 से 66 और 11 पाँचे 55, 6 बार और 5 बार में से किसका भाग जा रहा है, 6 बार। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो। मैं उम्मीद करूंगा मेरी बात आराम से समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वो भाग देने वाला जो कंडीशन था वो हमने हटा लिया, इसमें से थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी किया और काम हो गया। एक व्यक्ति 84 की चाल से चलकर एक पुल को 1.6 मिनट में पार करता है। पुल की लेंथ बतानी है आपको कितनी होगी। देखो 84 की अगर चाल से चलेगा, 84 की चाल से एक पुल को पार करेगा तो चाल गुना समय हो जाएगा, 1.6/60 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 10 बार कटेगा 6 से और 14 से 84 होगा। अब 14 गुणा 16 करना, मैंने अभी क्या कहा, एक छोड़कर एक संख्या का गुणा करना हो तो जो ठीक बीच में संख्या रहती है उसके स्क्वायर में से एक घटा दो। 15 का स्क्वायर 225 में से एक गया 224 होगा। एक इसमें पॉइंट है, एक जीरो के बदले पॉइंट, तो 2.24 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और 2.24 किलोमीटर आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम। एक बल्लेबाज 23 मैच में 41 रन बनाता है, 23 मैच में 41 रन बनाएगा तो 23 से कम 23, 23 का 92 और 2 94। अगले 10 मैचों में 15 रन बनाएगा तो 15 10 150 रन बनाएगा। सारे मिला के अगर देखूंगा तो 1093 रन बना लेगा। और ये कितने मैच में, 33 मैच में बनाएगा।
ठीक है, तो हमें कहता है औसत बताइए, इसका औसत कितना होगा, तो हम यही कह सकते हैं 1093 में 33 का भाग दे दो। 33 का स्क्वायर 1089 होता है, 33 पॉइंट कुछ करके ऑप्शन आएगा, ये 32 से, ये 34 से, ये 35 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 33.12 होगा, क्योंकि 33 का स्क्वायर 1089 होता है, 1093 है, 33 का भाग तो कन्फर्म जाएगा। यदि 9 और 57 का तृतीयानुपाती अक्स है, तृतीयानुपाती क्या होता है भाई, तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर बटा ए, इसी को तृतीयानुपाती कहते हैं। बी स्क्वायर बटा ए, बी कौन है यहाँ 57, तो 57 का स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो आप कहेंगे 19 बार कटेगा, और यहाँ 3 बार कटेगा और फिर 19 बार कट जाएगा, और 19 का स्क्वायर 361 आप जानते हैं, उत्तर हो जाएगा 361। अगर इसको बेसिक में भी रखना चाहो तो ऐसे हो जाएगा 19 9 3 57 57 और अक्स, क्योंकि तृतीयानुपाती इसी को कहते हैं, लास्ट वाले पद ही को ही तृतीयानुपाती कहेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है अंजनी निश्चित कार्य को 24 दिन में कर सकती है, अंजनी और खुशबू मिलकर 20 दिन में कर सकती है, अंजनी खुशबू सुस्मिता मिलकर उससे 8 दिन में कर सकती है। तो देखो अंजनी प्लस कौन है जी, खुशबू, अंजनी प्लस खुशबू प्लस सुस्मिता है, खुशबू प्लस सुस्मिता है, ये 24 दिन में कर सकती है, ये 20 दिन में कर सकती है, और ये 8 दिन में कर सकती है। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 120। इफिशियंसी फटाफट निकालो, 24 पंजे 120, 20 से 120 और 15 8 120, ये इनकी इफिशियंसी हो गई है मेरे दोस्त। अब मुझे एक फटाफट चीज बताओ, ए और के की इफिशियंसी है 6, तो बताओ एस की इफिशियंसी कितनी होगी। तो आप बोलेंगे इन तीनों की 15 है, 15 में से ए और के की 6 माइनस कर दो, तो इसकी आ गई 9, तो एस की इफिशियंसी कितनी आ गई 9। अब हमें पूछा क्या है वो देखो, हमें कहता है अंजनी और सुस्मिता कितने दिन में करेंगे, तो अंजनी प्लस सुस्मिता का चाहिए, तो अंजनी की तो 5 है ना, ये देखो अंजनी की तो कितनी है 5, और प्लस सुस्मिता की कितनी है 9 और 5 कितना हो गया 14। 14 के हिसाब से पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 120 बटा 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 60 बटा 7 हो जाएगा, और 60 बटा 7 बोले तो आंसर नंबर 2 बनेगा जी। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे भाई। एक घड़ी का एमआरपी 2860 है, एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक छूट दे दी, 2390 रुपये 96 पैसे में खरीद लिया, एक छूट 12% है, दूसरी छूट क्या होगी, बढ़िया सवाल है। आइए इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 2860 का कोई वस्तु था, इस पर एक छूट, तो इस पर 2 छूट हैं, जैसे एक 12% की छूट है और एक 8% की छूट मान लेता हूं मैं। हम ये जानते हैं जो छूट होती है 100 में से घटा के लिखते हैं, तो मैं बेसिक बोलूं एक बार, तो 88 बटा 100 होगा, और इसको 100 में से घटाएंगे तो मैं क्वेश्चन मार्क बटा 100 लिख देता हूं भाई। हल करने पर मान लो 100 में से अक्स को घटाने पर क्वेश्चन मार्क आएगा कोई, और ऐसा करने पर मेरे दोस्त उत्तर आता है 2390 रुपये 96 पैसे, ये हमें बोल दिया गया है। अब इसको सोल्व कर लो, कोशिश कीजिए कि आप अप्रोच में लें इसको भी। देखो ये जब नीचे वाला नंबर उधर जाकर गुणा होगा तो ये 100 उधर जाकर, आप सबको पता है 2390 रुपये 96 पैसे से गुणा हो जाएगा नीचे वाला 100, और 2 जीरो से 2 पॉइंट कट जाएंगे। अगर 2 जीरो से 2 पॉइंट कट जाएंगे तो मैं यहां 2 जीरो से 2 पॉइंट सीधे काट सकता हूं, आप कहेंगे काट दो गुरुजी। अब मुझे बताओ 22 चौका 88 होता है और 25 चौका 100 होता है, ये भी आप जानते हैं। हाँ जी, 5 से काटे 5 बार कटेगा, और 5 से काटे 5 5 25, बचेगा 3, 7 पंजे 35, बचेगा 2 1 10, 5 दूनी 10। अब मुद्दा ये आया कि ये 22 इसको कितनी बार काट रहा है, देखो देखे 22 से कम 22, बच गया 1, भाग नहीं जाएगा शून्य, 22 अट्टे 176, बच गया पीछे 14, 22 से 132, 17, 22 अट्टे 176, यही होगा। अब इस 572 का भाग देखना है उधर कितनी बार जाएगा। 572 का भाग देखें 1010 860 68 में, तो 500 का 20 गुना देखेंगे 10,000 पे जाएगा, ये 20 गुना से थोड़ा कम होगा, ठीक है। थोड़ा कम होगा तो कितना मल्टीपल हो सकता है, 9 दूनी 18, 19 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा जी 19 बार, और 19 5 कितना हो जाएगा 95, क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 95। मैंने अभी क्या कहा, 100 में से कितना घटाऊं कि 95 आ जाए, तो बताओ अक्स का मान कितना होगा, मतलब दूसरी छूट कितनी होगी ये पूछा है। तो दूसरी जो छूट होगी आप लोगों की वो 105% हो जाएगी, क्योंकि 100 में से
5 घटाने पे ही 95 आता है, उत्तर कितना आ जाएगा? 5%। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर चर्चा करते हैं। किसी संख्या में 100% की वृद्धि करो। देखो कोई भी चीज में 100% की वृद्धि करोगे तो अपने आप की 200% होगी, और 200% की वैल्यू दे रखी है 2790। हमें कहता है वो संख्या बताओ, वो संख्या तो अपने आप में 100% होगी। 100% की वैल्यू पूछिए, इसका आधा ही तो है 1350, और 45 1395 जैसा है क्या? देखो देखो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। आप सीधे सीधे कहिए ना भाई कि आधा ही तो है ये, इसमें क्या दिक्कत हुई है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर बात करेंगे। आरती, अनिल और नवीन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। देखो पार्टनरशिप की बात आती है तो पार्टनरशिप का पहला ही हिस्सा हमारे दिमाग में ये होता है कि जिस अनुपात में पूंजी और समय होता है उसी अनुपात में लाभ बनता है। अगर समय नहीं है तो पूंजी के अनुपात में ही लाभ का अनुपात बन जाता है। ये व्यवसाय वाले प्रश्नों में आप सीधे समझ पाते हैं। ये कहता है कर्म से इतने इतने निवेश करता है, तो मैं इनका अगर अनुपात बनाऊंगा मेरे भाई, तो अनुपात बनेगा आरती का, अनिल का और नवीन का। इनका अनुपात बनेगा 111 अनुपात 176 अनुपात 123। कहता है वर्ष के अंत में लाभ हुआ 1620 का। तो टोटल देखिए कितना लाभ हुआ है। सबसे पहले 7 और 3 10 की शून्य हासिल का 1 होगा, 1 1 2 और 9 और 2 11, पीछे बचेगा कितना जी? 1, 4 हो जाएगा। 410 की ओरिजिनल वैल्यू है 1620 रुपए। बताओ एक की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? 162/41। यही नहीं होगा, एक की ओरिजिनल वैल्यू 162/41 हो जाएगी, जीरो से जीरो कट गया। हमें कहता है नवीन का हिस्सा बताओ, और देखो नवीन का हिस्सा 123 है, तो नवीन का हिस्सा हो जाएगा 162/141 गुना 123। अगर इसको काटोगे आप लोग तो 41 तिया 123 होगा, 3 दुआ 6, इकाई एक ही है, उत्तर हो जाएगा 486। 3 दूनी 6 वाला इकाई एक ही है, 486 आपका आंसर होगा। क्लियर है सभी का? कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं उम्मीद करूंगा बात समझ गए। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? 12.15 मीटर और 13.34 मीटर विमाओं वाले एक फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बताओ। ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। अब तक हम 15वें पेपर पर चर्चा कर रहे हैं, पिछले 14 पेपर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया। और ऐसे सवाल जो होते हैं अगर आप देखोगे किताबों में भी एक आधा होता है, एक आधा, और परीक्षाओं में भी कभी कभार पूछा जाता है। लेकिन दिक्कत तो हमारे ये है ना कि कभी कभार पूछा जाए और उसी दिन हम गलत करके आ जाएं, तो ये तो फिर गलत बात होगी ना, एक नंबर से रह जाओगे फिर रोएंगे सारी उम्र। रोंदू बनने से बढ़िया है कि ऐसे सवाल भी हमें नहीं छोड़ने चाहिए। सवाल एक ये भी मन में उठेगा कि इस तरह के सवालों का तुरंत माइंड कैसे लगेगा कि मेरे को इसी तरीके से सवाल को अप्रोच में लाना है। आइए मैं बात करता हूँ। इसके लिए आपको पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। अच्छा, इससे भी पहले एक और बात, कोई ये कहे कि सर ये कौन से टॉपिक में मिलते हैं, तो आप लोगों को ये HCF में मिलेंगे। LCM HCF में मिलेंगे इस तरह के सवाल। अगर आपको चाहिए इस तरह के और सारे सवाल तो किसी भी किताब के HCF को उठाओ और वहां से इस तरह के सवाल निकाल लो। पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैं ऐसे कहूं कि एक फर्श है और एक फर्श है 20x16 का। 20x16 का फर्श है, इसमें 2x2 की टाइल लगानी है। कितनी टाइल लगेंगी? तो फर्श का माप अपने को दिया, तो फर्श का माप मैं ये कह दूं 20x16 है। एक टाइल जो है वो एक टाइल 2x2 की है। टाइलों की संख्या बताओ कितनी होगी? तो क्या आप में से हर कोई ये बात नहीं जानता कि संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फर्श का जो क्षेत्रफल आता है, इस फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं। एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो हमें संख्या मिल जाती है। क्या ये बात जानते हो आप? किसी भी फर्श का क्षेत्रफल निकाल के उसमें एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे दो तो आप लोगों को टाइलों की संख्या मिल जाएगी। ये भी देखते हैं आप लोग की संख्या जब भी पढ़ते हैं हम, कोई भी आयतन वगैरह चाहे वाले प्रश्नों में देखो, क्षेत्रफल वाले में देखो, तो हम यही देखते हैं कि पूरा जो बड़ा पैमाना होता है या जिसको जो बड़ी वैल्यू दी है या जिसका मतलब संख्या जिसमें अप्लाई करनी है, उसके क्षेत्रफल में एक के क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है, या उसके बड़े के आयतन में छोटे के आयतन का भाग देते हैं तो संख्या आ जाती है। यहाँ फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, तो फर्श का क्षेत्रफल 20x16 होगा। और टाइल का क्षेत्रफल के लिए टाइल की भुजा होनी चाहिए, और दे दी हमें टाइल की भुजा 2x2 की है, तो आप कहेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 8। कितनी टाइल लग जाएंगी? 80 टाइल लग जाएंगी।
लेकिन आपने ये चीज जानी कि यहां संख्या अगर चाहिए तो फर्श का क्षेत्रफल भी होना चाहिए और प्लस इसके साथ में टाइल का क्षेत्रफल भी होना चाहिए। सवाल ये उठता है, इस प्रश्न में सिर्फ फर्श का क्षेत्रफल दिया है, टाइल का तो कुछ मान ही नहीं दिया है, टाइल का कोई माप नहीं दिया है। यहां फर्श का माप सिर्फ दे दिया अपने को कि 12.15 मीटर और 11.34 मीटर, ये बस फर्श है। अब बताओ टाइल कितनी लगेंगी? तो सर संख्या अगर चाहिए आप लोगों को, समझना मेरी बात को, संख्या चाहिए तो संख्या के लिए तो आप ये जान, मैं लिख देता हूं इस सवाल, क्योंकि ऐसे सवाल कम मिलते हैं इसलिए मैं पूरी बात लिखता हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, फर्श का जो क्षेत्रफल है, इस फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल का भाग देना पड़ेगा, एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग देना पड़ेगा। अब मैं ये कह दूं आप लोगों को कि बताओ फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलेंगे 12 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये लो लंबाई गुणा चौड़ाई फर्श का क्षेत्रफल हो गया। अब बताओ एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक टाइल के लिए हमारे पास टाइल की भुजा होने, वर्गाकार है ना, अगर टाइल वर्गाकार है तो भुजा एक ही चाहिए अपने को, बस एक भुजा आ गई तो भुजा गुणा भुजा क्षेत्रफल होता है। मतलब टाइल की तो भुजा लाओ, टाइल की तो भुजा ही नहीं है और पर्सन में कहीं जिक्र ही नहीं है। आप सोचोगे ये तो पर्सन मिसप्रिंट है, नहीं, ऐसा पर्सन कोई मिसप्रिंट नहीं होता है। आज के बाद एक शब्द पर ध्यान देना सभी, अगर किसी इस तरह का कोई भी सवाल आज के बाद आए और उसमें ये कहे कि वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालो, तो अगर कभी भी संख्या न्यूनतम पूछेगा तो माप अधिकतम होगा, माप अधिकतम होगा, याद रखना, यहां माप अधिकतम होगा। अगला ऐसे भी कह सकता है अधिकतम माप की कितनी टाइल लगा सकते हैं, ये शब्द बोल सकता है, अधिकतम माप की कितनी टाइलें लगाई जा सकती है या कितनी न्यूनतम टाइलें लगाई जा सकती है। संख्या कम चाहिए तो तुमको साइज बढ़ाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि वो माप की बात तो समझ गए, लेकिन आएगा कहां से, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12.15 और 11.34 का HCF लेना पड़ेगा। इसका जो HCF आएगा वही टाइल का माप होगा भाई, इसका जो HCF आएगा वही टाइल का माप होगा मेरे दोस्त, ध्यान दें। अब सवाल है कि इसका HCF कैसे निकाले, आइए मैं समझाता हूं, टुकड़े तोड़ लो। देखो 12 यहां ये काम में आ जाएगा थोड़ी देर बाद में, दोनों तरफ 12 पॉइंट या 1215 ही ले लो इसको एक बार, 1215 है। अगर मैं 9 से तोड़ू इसको तो ध्यान देना, 9 से तोड़ूंगा तो 9 एकम 9 और पीछे बच जाएगा 3, ठीक है, और 9 तिया 27, पीछे बच जाएगा 9 पंजे 45, यही होगा, ठीक है। फिर दोबारा 9 से तोड़े तो 15 नाम 135, तो 9 गुणा 9 गुणा 15 आ गया। अगर मैं 1134 को तोड़ूं, 1134 के टुकड़े तोड़ूंगा तो 9 से तोड़ो, 9 से तोड़ेंगे तो 12 नाम 108, 13 नाम 170, 12 नाम 108, पीछे बच जाएगा और 6, 9 6 54, फिर 14 नाम 126। बताओ ये टुकड़े हुए कि नहीं हुए? अब इस 1215 का तो ये टुकड़ा हुआ, इसका ये टुकड़ा हुआ, इनका HCF निकाल लो तुम, बताओ इसका HCF कितना होगा, इन दोनों का HCF, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन 9 गुणा 9 है। अगर कॉमन 9 गुणा 9 है तो इसका जो HCF होगा वो 0.9 या 0.99 कह दो, या तो और 9 9 81 कह दो, तो 0.81 हो जाएगा। HCF कितना होगा मेरे दोस्त, 0.81 होगा, क्योंकि इसमें भी 9 और 9 कॉमन है, इसमें भी 9 और 9 कॉमन है। अगर दोनों में 9 9 ही कॉमन है फिर 15 14 बचेगा, तो 9 9 ही कॉमन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा सर, HCF हो जाएगा। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट लगा दो। अब क्या करोगे, इसमें भाग दोगे, टाइल की भुजा है, यही टाइल की भुजा है, यही टाइल की भुजा आई है। क्षेत्रफल चाहिए, भुजा गुणा भुजा होता है, क्षेत्रफल चाहिए, भुजा गुणा भुजा होता है। अगर भुजा गुणा भुजा होता है तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, और ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब अगर इसको काटोगे तो देखो 9 गुणा 9 81 होता है, और 81 का भाग अगर इसमें दूंगा तो उत्तर आएगा कितना, 15। 9 गुणा 9 81 होता है, अगर 81 से इसको काट दूंगा तो कितना आएगा, 14। आप मुझे बताओ 15 गुणा 14 210 उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ सर 210 आएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, एक इस तरह के सवालों को लगाने का बेसिक तरीका। इस तरह के सवालों को लगाने का मैं 5G तरीका बताता हूं आपको, एक कैसे इस तरह के सवालों को आसान किया जा सकता है, जल्दी किया जा सकता है। ध्यान दें, इस तरह के सवालों को आसान करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, 5G अप्रोच बता रहा हूं।
अगर आज के बाद इस तरह 12.15 और 11.34 विमा वाला इस तरह से कोई फर्श दे दिया और कहे कि वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो तुमको कुछ नहीं करना है, जो ये वैल्यू दी है ना, इनके टुकड़े तोड़ दें, इनके सिर्फ टुकड़े तोड़ दें। इनके टुकड़े तोड़ोगे तो 9 गुणा 9 गुणा 15 और 9 गुणा 9 गुणा 14 आएगा। इनमें जो कॉमन है उसको हटा दो, जो बच जाए उसको गुणा कर दो, जो कॉमन है उसको हटा दो और बचाए उसको गुणा कर दो, कॉमन को हटा दें, जो कॉमन है उसको हटा दो, बचे हुए को गुणा कर दो। मुझे बताओ, कॉमन अगर हटा दूंगा तो 9 से 9 हट जाएगा, 9 से 9 हट जाएगा, 15 और 14 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर 15 और 14 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 210 उत्तर आ जाएगा। क्या करना है, मतलब ये सब तो चलो समझने के लिए था, आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह का सवाल माइंड में फिट कर लो। उसके बाद एक ही चीज ध्यान रखना, इनके टुकड़े तोड़ लो, टुकड़े तोड़ने, या फिर ऐसे कह दो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बाहर निकाल के फेंक दो। इनमें और इसमें जो भी कॉमन फैक्टर आता है, जो कॉमन संख्या आती है गुणा करने, मतलब इसका प्राइम फैक्टर तोड़ने पर, तो वो बाहर निकाल के फेंक दो बस। कॉमन कुछ भी नहीं रहना चाहिए, जो पीछे बच गया वही उसका गुणनफल ही आपका आंसर है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, 5 की पावर -23, 5 की पावर -16 की पावर -23 और 21 की पावर -23 का मान बताइए। देखो एक चीज देखो, गाथें सबकी बराबर हैं। अगर गाथें सबकी बराबर हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सब के ऊपर एक पावर लगा सकते हैं। ध्यान दें, अगर गाथें समान हो तो आधार आपस में डायरेक्ट गुणा हो जाएंगे। सबकी पावर सेम है इसलिए डायरेक्ट गुणा हो जाएंगे। डायरेक्ट गुणा होंगे, 16 पंजे 80, 21 168, इसकी पावर हो जाएगी -23। अब आपको भी पता है कि पावर माइनस लग जाए तो अगर आधार उल्टा कर दे तो मुझे बताओ पावर अपने आप ही चेंज हो, पावर का चिन्ह चेंज होता है कि नहीं होता है? तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1680 की पावर 1/1680 की पावर 23 आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 पर हम बात करेंगे। एक वस्तु का एमआरपी 8000 है, 10% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, एकल छूट की दर बताओ। देखो परसेंट में पूछा है, आप यहां एक चीज देखो, परसेंट में पूछा है। अगर परसेंट में पूछा है तो फिर इस वाली बात का कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्ट ही कह दो ना, 10/a+b और -ab/100% लगा दो डायरेक्ट ही। आप बताइए 10 + 15 और -10 × 15 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? इसमें लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ कहेंगे कि 1.5 कम कर दो, 25 में से 23.5 उत्तर आ जाएगा, 23.5 उत्तर आएगा तो आप आंसर बोलेंगे 3 नंबर उत्तर आ जाएगा। मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बिना मतलब की चीज हो गई, क्योंकि दो छूट देकर एकल छूट डायरेक्ट पूछी है अपने को। हाँ रुपए पूछ लेता तो हम इसका इस्तेमाल करते। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कहता है जी, मैंने 1200 रुपए में 2 स्पीकर खरीदे, पहले स्पीकर को 8% की हानि पर बेच दिया। एक चीज देखो, 1200 रुपए में 2 स्पीकर खरीदे हैं, मतलब दोनों मिला के 1200 के हैं। पहला स्पीकर प्लस दूसरा स्पीकर दोनों मिला के 1200 के हैं, नहीं कि प्रत्येक 1200 का है। ठीक है, दोनों मिला के 1200 के हैं। कहता है कि पहले को 8% हानि पर बेच दिया और दूसरे को 22% लाभ पर बेचा। अब मुझे ये नहीं पता पहला कितने का है, मुझे ये नहीं पता पहला कितने का है, लेकिन पहला जितने का भी है, जितने रुपए का भी है, जैसे पहला ए रुपए का है, तो जितना रुपए का है उसका 8% हानि हो गई, उसका 8%, मैं रुपए में कहूं तो उसका 8% हानि हो गई, ये हानि आएगी। जितने भी रुपए का है उसका 8% निकालोगे तो हानि रुपए में आ जाएगी। दूसरा वाला स्पीकर मैंने 22% लाभ पर बेचा, दूसरा 20 रुपए का है, तो इस बी का 22% मैंने निकाला तो लाभ रुपए में आ गया। ठीक है, अब अगला कहता है कि कुल मिलाकर मुझे न लाभ न हानि हुई। अगर न लाभ न हानि हुई, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, इसका मतलब हुआ मेरे दोस्त कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। कि जितने रुपए, भाई एक बात बताओ, आप दो चीजें बेच के आओ कहीं मार्केट में, एक पर आपने 150 रुपए कमा लिए और एक पर आपने 150 रुपए गंवा दिए ओरिजिनल में, ओरिजिनल वाले रुपए, तो बताओ आपको क्या मिला? जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला कहता है पूरे सौदे में न लाभ न हानि हुई, इसका मतलब जो पहला स्पीकर था उस पहले स्पीकर के 8% से जितना रुपया जनरेट हुआ उतना ही रुपया जनरेट होगा दूसरे स्पीकर के 22% से, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर है मेरे दोस्त, तो मैं ये डायरेक्ट, ये मैंने एक्स्ट्रा बात बोल दी है यहां ताकि आप समझ जाओ, इस सवाल का सॉल्यूशन यहां से होगा।
ये सब एक्स्ट्रा बातें बोली है। इसका मतलब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, ए का 8% बराबर होगा बी का 22%, यही होगा। ए अनुपात बी देखें, आमने सामने का मान होगा 11:4 हो जाएगा, 2 से कट जाएंगे ना दोनों, इसमें 2 का भाग देंगे 4, इसमें 2 का भाग देंगे 11, आमने सामने का मान हो जाएगा। इसका मतलब ये पहला 11 का है और दूसरा 4 का है, दोनों मिला के 15 के हैं। वैसे दोनों मिला के कितने के हैं बताओ, 1200 रुपए के हैं। 15 × 120 मेरे दोस्त आप ये जानते हैं, इसका मतलब 180 के बराबर है। कहता है पहला स्पीकर कितने का है, पहला स्पीकर 11 का है, 11 × 80 बोले तो कितना हो जाएगा 880। बोलो कोई दिक्कत है तो, आंसर यही बन गया। क्लियर है सभी का। इस सवाल का एक और तरीका बता सकता हूं मैं आपको, इसी सवाल का एक और तरीका बता सकता हूं, प्लीज ध्यान देंगे। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस तरह के सवालों का, कि अगर किसी एक चीज के 2 टुकड़े तोड़े जाएं, एलिगेशन लगा सकते हैं, बाई एलिगेशन भी कर सकते हैं इसको। अगर कभी भी आज के बाद एक चीज के 2 टुकड़े तोड़े जाएं, जैसे कोई मान लो संयुक्त चीज है, उसके 2 अलग अलग टुकड़े करके बेच दिए आप लोगों ने, या 2 अलग अलग टुकड़ों की कोई भी वैल्यू दे दी, तो 2 अलग अलग टुकड़ों की वैल्यू देकर अगर उनकी कॉमन वैल्यू भी दे रखी है तो एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे पहला स्पीकर और दूसरा स्पीकर था, पहले स्पीकर को 8% हानि पर बेचा और दूसरे को 22% लाभ पर बेचा, इससे ओवरऑल तरीके से 0% का लाभ हानि हुआ, न लाभ न हानि हुई। ओवर न लाभ न हानि का मतलब ओवरऑल 0% मिला, तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। अब याद रखना यहां जो भी आएगा वो क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। अब आपको भी पता, इनका तिरछा अंतर करते हैं, एलिगेशन तो जानते हैं आप, तो यहाँ तो 22 आएगा और इनका अंतर देखेंगे तो 8 आएगा। अब बताओ इसको अगर मैं काटूंगा तो 11 और 4 आएगा कि नहीं आएगा जी। अगर ये 11 और 4 आ गया तो 11 और 4 15 होता है, सेम बात हो गई। और 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200 रुपये दे रखी है। 15 × 120 होगा, 1 की वैल्यू 80 होगी। हमें ये पूछा गया है कि बताइए पहले का मूल्य कितना होगा, तो पहले का 80 से अगर मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 11 8 88, मतलब बोले तो 880 रुपये आ जाएगा। तो मैंने 2 तरीके आप लोगों को बताए हैं, जो भी तुमको इसमें ठीक लगता है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे प्रश्न संख्या 13 हम देखेंगे। एबीसी में डी पर बीडी लम्ब है एसी पर, मतलब हमें एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ऐसे हम एक ट्राइंगल लेते हैं और इस ट्राइंगल में बीडी बी से डी पर लम्ब खींचेगा, तो यहाँ ए और यहाँ बी, सी बनाकर यहाँ बी बनाओ। अब ये कहता है बी से एक लम्ब खींचना है अपने को, और बी से एक ऐसा लम्ब खींचना है सामने की भुजा पे 90 डिग्री आप बनवा दो। यहाँ ये डी, इसको पॉइंट नाम दे दो। अब ये 90 डिग्री है, ये दिमाग में रखोगे आप। कहता है डी से शुरू करो, देखो डी बी सी, डी बी सी का मतलब है डी से शुरू करो और डी से शुरू करके बी से और सी पर आ जाओ। तो यहाँ भाई 39 दे रखा है, कितना दे रखा है जी 39। अगर आप सोच के देखो ये 90 है, ये 39 है, तो ये कितना बचेगा, तो 90 90 180 90 39 51 बच जाएगा। कितना बचेगा जी, मैं ये कह सकता हूँ 180 में से, कोई ज़्यादा कमजोर है तो ऐसे कर सकता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप यूँ समझो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर तीनों कोणों का योग 180 है तो यहाँ 180 में से 90 और 39 घटा दो, 90 और 39 घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी 51 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला 51 हो गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हमें कि ई एक पॉइंट है BC पर इस प्रकार स्थित है, तो BC तो यही लाइन है, इस पर कहीं भी एक ई पॉइंट डाल दो, मैं यहां डाल देता हूं। ये कहता है कि इस प्रकार स्थित है कि CAE, ध्यान से देखें इसको, CAE मतलब C से शुरू करो, A पर जाओ E पर, यहां से CA और E, ये वाला जो पॉइंट है इसमें एंगल दिया है 16। और हमें फिर कहता है AEB, तो AE और B, ये वाला एंगल पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल है और आसान भी है। आप मुझे एक बात बताओ, कई बार आपने एक प्रॉपर्टी सुनी होगी कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे मान लो ये अक्ष है, ये वाई है और ये जेड है, किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बनने वाला बाहें कोण दोनों अंतर्भिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या आप ये जानते हैं, दोनों बाहें कोण दोनों अंतर्भिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। आपको यही तो पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप मुझे बताओ, आपको नहीं लगता इस त्रिभुज में ये एक भुजा को आगे बढ़ा दिया गया है, अगर आगे बढ़ा दिया तो 16 और 51 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर 16 और 51 के बराबर होगा तो 16 और 51 तो भारत में कितने होते हैं 67, इसका मतलब 67 आपका आंसर होगा, 1 नंबर आपका सही उत्तर होगा। क्या समझ गए मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखो जी। निम्न आंकड़ों की माध्यिका बताओ। देखो माध्यिका क्या क्या मतलब होता है, माध्यिका का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखो डेटाओं को और बढ़ते क्रम में लिखकर 2 बराबर हिस्से तोड़ दो।
पहले इसका शॉर्ट वर्जन आप ये कर सकते हो कि पहले ही गिन लो सबको, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 2 से 11 डेटा है टोटल। अगर टोटल 11 डेटा है तो आप मुझे बताओ 1 2 3 4 इस प्रकार से आप बढ़ते क्रम में सबको लिखोगे और सबको बढ़ते क्रम में लिखने के बाद इसके 2 प्रॉपर हिस्से बना दोगे। बताओ छठवां पद मादी का होगा कि नहीं होगा? बढ़ते क्रम में छठवां पद मादी का होगा। अब इन डेटाओं को बढ़ते क्रम में काउंट करना शुरू करो। देखो सबसे पहला डेटा तो यही है, 20 वाली लाइन है नहीं, 30 वाली नहीं है, 40 वाली नहीं है, 50 वाली लाइन देखो। 50 वाली लाइन में दूसरा, दूसरे के बाद ये तीसरा, तीसरे के बाद ये चौथा, चौथे के बाद ये हो गया पांचवा और ये हो गया छठवा। छठवा डेटा ही मादी का है, 69 आपकी मादी का हो गई। आप इनको बढ़ते क्रम में लिख लो, खुद भी लिख सकते हो। पहले ऐसे सारे डेटाओं को बढ़ते क्रम में लिख दो, फिर 2 टुकड़े तोड़ देना, बीच वाली संख्या मादी का हो जाएगी। मैं कहूंगा 11 पद है, छठवा पद मादी का होगी, लेकिन बढ़ते क्रम में, तो काउंट कर लो बढ़ते क्रम में। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे हम। 5/4 है, 1/1 प्लस 4/7 है, तो 5/4 का 5/4 होगा प्लस 7 एकम 7 और 4 11। देखो ऐसे होगा 11/7, 7 ऊपर चला जाएगा 7/11 होगा और माइनस 3/4 होगा। मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा दिमाग लगा रहा हूँ, मैं इन पर एक साथ काम कर रहा हूँ। देखो हर सम्मान है, मैं ऐसे मान लो है ही नहीं है, हर सम्मान है तो डायरेक्ट अंश घट जाएंगे, 5 में से 3 गया तो 2/4 बचेगा और प्लस 7/11 बच जाएगा। ये 7/11 अलग रहने दो, इनको हल करो, जिसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 1/2 प्लस 7/11 है। अब इसको गुणा कर दो, 11 एकम 11, 7 दूनी 14। देखो तिरछा गुणा करके किया जाता है, किसी भाई को नहीं पता है तो ऐसे इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो और जोड़ दो और फिर नीचे गुणा करके लिख दो। तो देखो 7 दूनी 14, 11 एकम 11, 11 और 14 कितना होता है जी? 25 होता है, और 11 दूनी कितना होता है जी? 22। तो 25/22 जैसा ऑप्शन हो जाएगा कितना नंबर? 2 नंबर। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 16 कल भी आया था इस तरह का सवाल, आज भी आया है। मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि रेलवे में और एसएससी में एक छोटा सा फर्क है। आप तैयारी करते हैं, कई कई लोगों को ऐसे गलत फहमी है कि एसएससी की तैयारी कर लेंगे तो रेलवे की अपने आप हो जाएगी, इतना हल्के में मत लीजिए। एसएससी में एज होता है वो 3 ही तरीके, 2 ही, एक केवल एक ही तरीके से पूछा जाता है, जबकि रेलवे में 3 तरीके से पूछा जाता है। एसएससी में ज्यादातर सवाल आपको रेशियो बेस मिलेंगे, ठीक है, अनुपात आधारित मिलेंगे, लेकिन रेलवे में अनुपात के भी प्रश्न मिलेंगे, गुणात्मक रिलेशन के भी प्रश्न मिलेंगे और बीजगणितीय समीकरण पर आधारित प्रश्न भी मिलेंगे। और आयु तो अलग से डालता है ना रेलवे, टॉपिक ही अलग डालता है, इसलिए ये आयु का बीजगणितीय समीकरण पर आधारित सवाल है, सबको आना चाहिए। इस तरह के खूब सारे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है या आगे एलपी टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर या एनटीपीसी का एग्जाम है, आपको मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इस तरह के सवालों पर ठीक ठीक प्रैक्टिस कीजिए। 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 22 वर्ष ज्यादा थी। ये पता सारी बात कब की हो रही है? 2 साल पहले की। मैं इसको थोड़ा आराम आराम से लिखूं कि 2 वर्ष पूर्व की बात करूं, अगर 2 ईयर एगो, 2 वर्ष पूर्व है, 2 वर्ष पूर्व की बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि पिता और पुत्र दोनों की चर्चा हो रही है। पुत्र जो है वो अक्स का था, तो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 2 गुने से 22 ज्यादा थी। 2 गुने से 22 ज्यादा थी तो ये 2 गुने से 22 ज्यादा है, लेकिन ये कब है? 2 साल पहले। अगर मैं कह दूं आज पर चर्चा करते हैं, आओ आज दोनों बाप बेटे की आयु कितनी होगी, तो देखो आज के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर 2 जोड़ूंगा तो आज बेटे की आयु हो जाएगी x + 2, बोलो हाँ कि ना, और बापू की हो जाएगी 2x + 24। बेटे की हो जाएगी x + 2 और बापू की हो जाएगी 2x + 24 आज। अब क्या कहता है? आगे बड़ा काम का सवाल है। यह कहता है अब से कितने साल बाद, मतलब इन दोनों की जो आयु है इसमें दोनों में कितना कितना जोड़ूं ताकि बापू की आयु बेटे की डबल दिखे। मतलब सवाल अब होगा यहां से, ऐसे समझो, यहां से अब सवाल कह रहा है कि अब वाली आयु में कितना जोड़ूं, अब की आयु जो है उसमें पिता की आज आयु है उसमें कितना जोड़ूं, और बेटे की आयु में आज कितना जोड़ूं कि पिता की आयु बेटे की आयु की डबल हो जाए, ये कहना चाह रहा है। तो पिता वाली आयु आज कितनी है जी? पिता वाली आज आयु है 2x + 24, इसमें कितना जोड़ूं, और आज बेटे की जो आयु है उसमें भी कितना जोड़ूं ताकि बापू की आयु बेटे की आयु की डबल हो। तो आप यही कहेंगे सर 2x + 24 + क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 2x + 4 + 2 क्वेश्चन मार्क। और मैं ये कह सकता हूं 2x से 2x कट जाएगा,
ये क्वेश्चन मार्क उठकर उधर चला जाएगा तो एक ही छोड़ेगा, 4 उठकर इधर आ जाएगा, 20 होगा, 20 बराबर क्वेश्चन मार्क, आंसर यही होगा। कितना उत्तर हो जाएगा जी? 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी का? कोई डाउट है तो मुझे बताइए। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं 14 प्लस इसकी जगह 18 का स्क्वायर 324 होता है तो 0.18 और माइनस 26 का स्क्वायर 676 होता है 2.6। अब आपको करना क्या है, दिमाग लगाना है केवल। 14 में से 2 गया 12, 11.4 और 11.4 में कुछ जोड़ेंगे, 11 के आसपास उत्तर बनेगा। देखो 11 के आसपास नहीं है, 11 के आसपास नहीं है, 11 के आसपास एक ही ऑप्शन है। ऐसे आइडिया लगाओ ना, तुम परीक्षा में फिर वही करते हो, मेरे को गुस्सा आता है, पिटाई विटाई कर दूंगा मैं। मतलब तुम वही करते हो, इनको गठाओगे पहले, पसीना आएगा, जोड़ोगे, आइडिया लगाओ। 11 के आसपास उत्तर है, एक ही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे हम। संख्या निम्न में से किससे विभाजित है? देखो एक चीज पहले ही दिमाग में रखो, संख्या विषम है। अगर संख्या विषम है तो सम संख्या का भाग तो जाने से रहा, विषम संख्या में सम संख्या का भाग नहीं जा सकता, इसलिए 2 ऑप्शन सीधे सीधे कट गए। सम संख्या का भाग नहीं जा सकता। देखो 5 का भाग 15 का भाग तभी जा सकता है जब इकाई 0 और 5 हो। 5 का जाएगा तभी 15 का जाएगा, इकाई 0 और 5 नहीं है, 15 का नहीं जाएगा, उत्तर आ जाएगा 7 का ही भाग जाएगा सिर्फ। आगे बढ़ो। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 पर बेचने पर आकाश को 30% की हानि होती है, वह इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पर बेचता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट न माने इंपॉर्टेंट। इस तरह के सवाल पहले कहां पूछे गए, क्या पहले आए थे? जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं सही ढंग से, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें भी मैंने लिखी थी ये बात कि रेलवे 70% के लगभग सवाल प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित पूछता है। उसने पिछले 3-4 सालों में जो सवाल पूछ रखे हैं ना, उनके आधार पर पूछेगा 70% सवाल, 30% वो नए जनरेट कर लेता है। ये सवाल अगर ये एनटीपीसी का पेपर हम हल कर रहे हैं और एनटीपीसी का 12 अगस्त 2025 को पेपर लगा, अगस्त माने 8वां महीना है ये पेपर, ये प्रश्न इस तरह के पूछे गए थे आरपीएफ एसआई में। आप उठा के देख लो चाहे, आरपीएफ एसआई का एग्जाम लग गया था 2024 दिसंबर में, दिसंबर 2024 में आरपीएफ एसआई का एग्जाम लग गया था। मतलब 8 महीने पहले रेलवे इस तरह के सवाल पूछ चुका है। अब जब इस तरह का सवाल आता है, ढंग से पहले पढ़ा नहीं होता है, आप वही रोंदू टाइप से बन जाते हो, पता नहीं अजीब सा सवाल पूछ लिया, पहले मैंने देखा ही नहीं कहीं। देखेगा कहाँ से भाई? प्रीवियस ईयर पेपर हल कब किए आप लोगों ने? काश 8 महीने पहले का पेपर हल किया होता तो आप लोगों को पता होता। आइए सवाल का थोड़ा आसान अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा इस तरह के सवालों को, क्योंकि सवाल को घुमाया फिराया गया है, बेसिक लगाना मुश्किल हो जाएगा। पहले मुझे बताओ 14/4/14 को मैं काट पीट के इसको मैं 2/7 भी कह सकता हूं क्या? बताओ देखिए, 2/7 कह दूं इसको? आप कहेंगे हाँ कह दो। 4/14 को 2/7 कह देते हैं। प्रश्न क्या कहता है उसको ध्यान से सुनो। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/7 पर बेचा। देखो वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/7 पर बेचने का मतलब है, वास्तविक विक्रय मूल्य जो है वो आपका 7 है तो बेचा 2 में। वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/7 पर बेचने का अर्थ है कि वास्तविक विक्रय मूल्य अगर 7 है तो बेचा कितने में? 2 में। अगर बेचा तो हानि हो गई 30%, मतलब इस 2 में बेचने पर, 2 में बेचा तो हानि 30% की हुई। मुझे एक चीज बताओ, बेचा माने विक्रय मूल्य, इस विक्रय मूल्य से और इस हानि से मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूं क्या? आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन 2 का 30% से निकालोगे पॉइंटों में आएगा, इसलिए एक काम करो, इसको 200 बना लो और इसको 700 बना लो। बना लिया 200 700। अब हम इधर तो लिख देंगे क्रय मूल्य और इधर लिख देंगे मेरे भाई विक्रय मूल्य। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि 200 इसको मैंने बना लिया और इसको मैंने 700 बना लिया। इसका अर्थ है कि 700 की चीज को 200 में बेचा, क्योंकि अगले ने कहा कि 2/7 पर बेचा, मतलब 200 में बेचा। 200 में बेचने पर 30% की हानि हुई, तो बताओ विक्रय मूल्य 200 है क्या? आप कहेंगे हाँ। हानि 30% है क्या? आप कहेंगे हाँ। बताओ विक्रय मूल्य और हानि से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि घटेगा 70 आ जाएगा। ये आप लोगों का विक्रय मूल्य है,
ये आपका क्रय मूल्य। आप एक बार मेरे साथ इसको समझो, आपको बहुत आसान लगेगा थोड़ी देर में ये, ठीक। अब क्या कहता है, यहां तक का काम खत्म हो गया। यदि वह इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पर बेचता, दोबारा बेचना है ना, मैंने इसीलिए तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों बनाए, दोबारा बेचना है, तो दोबारा बेचेगा तो वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पर बेचेगा, और वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है 700, मतलब 700 के 54% पर बेचेगा। 700 के कितने परसेंट पर बेचेगा, 54% पर बेचेगा। तो मेरे दोस्त लाभ और हानि बता दो कितना होगा। अब मैं इसको सोल्व हम बाद में करेंगे, इससे पहले इस पर एक बार दोबारा चर्चा करना चाहूंगा। अगले ने ये कहा कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 पर बेचा, जिसको मैंने काट के 2/7 कर दिया। कितना कर दिया जी, 2/7। समझ जाओगे आप, मैंने इसको, चलो इसको ऐसे रहने देता हूं, मैं इसको 2/7 कर देता हूं। मैंने 2/7 कर दिया, और इस 2/7 को भी मैंने 200/700 कर लिया। अब ये कहता है कि 700 की चीज को 200 में बेचा, 200 में बेचने पर 30% की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य और हानि दोनों आ गई, मैंने तुरंत क्रय मूल्य निकाल दिया। फिर कहता है वास्तविक विक्रय मूल्य जितना था, मतलब 700 का 54% पर बेच दो, तो 700 के 54% पर बेच दिया। देखो ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, 0 से 0 कटेगा, इधर भी 0 से 0 कट जाएगा, इधर 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 27 बार कटेगा, इधर तो गुणा होगा, ऊपर तो 1000 हो जाएगा। इस 7 को उठा के उधर गुणा करो, तो गुणा करोगे तो 7 गुणा 27 तो है ही, और ये 7 और हो जाएगा, नीचे वाला 7 और चला जाएगा, 7 7 49 होगा, 49 को 27 से गुणा करो, 27 नाम 243, बच गया 24, 27 चौका 108, 132। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 1000 की चीज 1323 में बिकी। अगर 1000 पर 1323 है तो 100 पर कितना होगा, 100 पर हो जाएगा 132 पॉइंट भाई, अगर 1000 पर तो 100 पर हो जाएगा 132.3। तो लाभ कितना हुआ 32.3% का, तो 32.3% का प्रॉफिट होगा, और 32.3% का प्रॉफिट होने का मतलब 1 नंबर आपका आंसर आ गया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई सोचेगा कि कैसे हुआ, तो 323/1000 गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो होंगे, तो 32.3% आप कह सकते हैं। वैसे 100 पर अगर 323 है, तो 1000 पर 323 लाभ हो रहा है, तो 100 पर हो जाएगा 32.3। आगे प्रश्न संख्या देखिए भाई 20। एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1500 सेमी स्क्वायर है। यदि छड़ का लंबाई 68 है, तो छड़ की बाहरी त्रिज्या दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल ये एकदम ऐसे खतरनाक खतरनाक कैलकुलेशन वाले, बच्चा परेशान हो जाए। देखो ऐसे लिया है अगले ने, एक छड़ है, इसका बाहरी वक्र पृष्ठ और बाहरी त्रिज्या, तो उस पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है ये बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या पूछी है, और लंबाई माने हाइट 68 है, और बराबर 1500 दे रखा है भैया। करो कैलकुलेशन। और तो और मैंने ना ऐसे देखा कि यार लगभग एवरेज वैल्यू लेकर देख लेते हैं, तो इधर देखा एक ऑप्शन 3.51 है, 1.6 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। अब करो क्या करोगे, 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट की 3 है, काश 3 ना आए 6 आ जाए तो बढ़िया हो। चलो काटते, फालतू बातों में क्या लेना देना है। 4 बार कटेगा इधर, 4 बार कटेगा तो 25 15 25 15 375 बार कटेगा। हमें आर का मान चाहिए, इसको उठा के उधर गुणा कर दो, गुणा करोगे 375 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 17 हो जाएगा जी। अगर गुणा करेंगे 7 5 35, 3 बचेगा, 7 7 49 और 3 52, 7 21 और 5 26। इधर हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 17, 17 चौके 68, बचेगा 6, 17 चौके 68 और 6 74। अब आपको इसमें भाग देना है, इसमें लगभग वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये 7 3 बार तो जाएगा ही, 3 बार तो पक्का जाएगा। 748 को मैं 3 से मल्टीपल करूं तो 8 तिया 24, बचेगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, बचेगा 1, 7 तिया 21 और 1 22। अगर 2625 में से माइनस कर दूं, 15 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा। अगला उतारेंगे, इसमें अगर मतलब 3815 हो गया,
3815 में अगर 748 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, 5 एक बार जाएगा, एक ही ऑप्शन है, उत्तर आ जाएगा लगभग 3.51। कैलकुलेशन करवाया 100 बातों की एक बात यह है, इजी वे में कुछ भी नहीं दिया, अगले ने फुल कैलकुलेशन दिया है, फुल तो नहीं कह सकते, ठीक ठीक। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आप ये जानते हैं सब लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, आप एक और चीज जानते होंगे, 2-3 चीजें जानते हैं आप लोग, तो ये भी जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। आप ये भी जानते होंगे। आप कहेंगे हाँ सर। आप एक चीज देखो, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, क्योंकि कैसे हुआ? इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 40 प्लस, अब देखो साइन 50 है, साइन स्क्वायर 50 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 40, क्योंकि 90 में से 40 गया तो 50 ही बचेगा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के, तो कॉस स्क्वायर 40 भी तो लिख सकता हूं। मतलब तुमको 90 में से घटा, साइन कॉस में बदलता है, ऐसे समझ लो, साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कोट में, और सेक बदलता है कोसेक में। ये तो आप जानते हो। आपको कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर 40, इस साइन को कॉस में बदल दो और 90 में से घटा के लिख दो, 90 में से घटा के लिखेंगे 40 आएगा, या कोस का कोस ही रहने दो, कोस स्क्वायर 40 प्लस इसको साइन में बदल दो। किस में बदल दो भैया? साइन में बदल दो। ये तो लिखा, साइन में बदल दिया, 90 में से 50 घटा दो, 40 बचेगा। अब आप मुझे बताओ सभी लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेक का तो सेक ही है, सेक स्क्वायर 50 माइनस कोट हमेशा टेन में बदलता है, और 50 90 में से घटा दो, 50 बचेगा। यहां देखो, कोस का तो कोस ही रहेगा भाई, ये साइन में बदल दो और 90 में से घटाओगे तो 20 बचेगा। देखो नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और आप ये भी जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। अगर टेन को उठा के उधर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के। बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा, और 1 में से 1 गया तो 0 आया, और 0 आया तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। आगे बढ़ो, प्रश्न संख्या 22। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 15% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए तथा उसने 1394 मतों से चुनाव जीत लिया। बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? आप लोग ये कहो कि टोटल मत जितने थे, कुल मत जितने भी थे, मुझे नहीं पता, उसका 80% ने मतदान किया, तो मतदान किया 80% ने, तो ऐसे मान लो कुल मत अक्ष थे। इसको शॉर्ट वर्जन में बताता हूं, पूरे मत अक्ष थे। अब अक्ष का 80% वोट देने आए, तो अक्ष का 80% वोट देने आए, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, फर्जी किसमें से निकलेंगे? जो वोट देने आएगा उसी का तो फर्जी निकलेगा ना। ये कहता है कि 15% फर्जी पाए गए, इसका मतलब जितने लोग टोटल वोट थे अक्ष, इस अक्ष का 80% वोट देने आए, ये मत डाले गए। डाले गए मतों का 15% फर्जी निकल गया, तो डाले गए मतों का 85% बचा कि नहीं बचा? आप कहेंगे हाँ जी, डाले गए मतों का 85% पीछे हमारे पास बचा है। जितना पीछे 85% बचा, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला। देखो किसका? वैध मतों का। तो इसको ऐसे समझो, वैध मत जितने भी थे, इस वैध मत का एक जना 60% ले गया तो एक जना 40% ले जाएगा। मतलब जीतने वाला जो है वो जीत कितनी हुई? जीत हुई वैध मत का 20% से, जीत हुई वैध मत के 20% से। ये कुल मत थे, ये मत गिरे, ये मत गिरे, ये वैध मत है। इस वैध मत का 20% जीतने के काम में आया कि नहीं आया? और इसकी वैल्यू परसेंट में कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू परसेंट में दे रखी है मेरे भाई 1394। कर दो हल आराम से। देखो मैं एक लाइन में लिखा हूं, टोटल जितने वोट थे उसका 80% मत गिरे, ये मत गिरे, गिरे हुए मतों का 15% फर्जी निकल गया, 85 बचा। फिर जितना बचा उसका 20% सिर्फ जीतने के काम में आया, क्योंकि यहां ये जीत और हार का मत है,
अंतर है। वैद्य मतों का 60% एक ले जाएगा, 40 एक ले जाएगा, जीतने के 20% ही काम में आएगा वैद्य मतों का। काटो इसको, 20 चौका 80 और 20 पाँचे 100, 20 एकम 20 और 20 पाँच 100, 17 5 85 और 20 पंजे 100, 5 से नहीं, नहीं कटेगा ना, और 20 पंजे 100, 17 5 85, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, हाँ ठीक है। आगे बढ़ो। अगर मैं ऊपर का ऊपर उधर काट दूं, तो ऊपर काटूंगा तो 17 से काटो, 17 × 136, ठीक है जी। पीछे बचा 3 4, 17 दूनी 34। अगर मैं 2 से काटूं तो 2 बार और 41 बार, अगर इसको 2 से काटूं 10 बार। अक्स का मान चाहिए 5 5 25, 25 को उठा के गुणा कर दो, 25 41 1025 बोले तो 10,250 वोट आ गए। 10,250 वोट बोले तो 4 नंबर आ गया। क्या किया है जी, इसको उठा के उधर कन्वर्ट कर दिया, जितना काट सकता था उतना काट लिया। आगे प्रश्न संख्या 23 देखो। 625 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 841 हो जाती है। ब्याज की राशि संयोजित वार्षिक रूप से की जाती है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है। प्रश्न है भैया सीआई का, और सीआई का प्रश्न है तो प्रिंसिपल और अमाउंट लिखो। प्रिंसिपल मेरे भाई 625 से अमाउंट 841 है। प्रिंसिपल 625 से अमाउंट 800, मतलब मूलधन 625 से, हिंदी में लिखता हूं ज्यादा, मेरे तो वैसे भी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले। मूलधन और मिश्रधन, ठीक है। तो मूलधन 625 से और मिश्रधन 841 है। ये कहता 2 वर्ष में, तो इसका अंडर रूट कर दो। वर्ष अगर 3 होता घनमूल कर दो, 2 है तो वर्गमूल कर दो। 25 का 29 हो गया। बताओ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो आप कहेंगे 4 रुपये मिला 25 पर, प्रतिशत के लिए गुणा कितना हो जाएगा 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16% मिल जाएगा। आंसर हो गया 16%। इसमें पता होता क्या है, इसमें ऐसा होता है कि 10% अगर मान लो रेट है और टाइम 2 साल है, तो हम इस 10% का पहले तो बनाते हैं फ्रैक्शन, और फिर ऐसे लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट 10 का हो गया 11, और स्क्वायर कर देते हैं तो 100 का 121 हो गया 2 साल में। अब 1 साल के लिए तो 10 का 11 ही था ना भाई, तो हम 2 साल का, अगर मैं कहूं 2 साल बाद 10 121 हो रहा है, तो बताओ शुरू में कितना था। तो अगर ये 2 साल का है तो अंडर रूट कर दो, अंडर रूट करोगे तो शुरू का आ जाएगा। और 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, दर निकालते वक्त मूलधन और मिश्रधन रखकर, मूलधन और मिश्रधन रखकर जितना समय होता है उसके अकॉर्डिंग इसका करनी कर लेते हैं। जैसे 2 साल है तो वर्गमूल कर लेंगे, 3 साल है घनमूल कर लेंगे, 4 साल है चतुर्थ मूल कर लेंगे, 5 साल है पंचम मूल कर लेंगे। तो 2 साल है आपने वर्गमूल कर लिया इसका, 625 का वर्गमूल 25 और इसका कितना हो गया 29। इसका मतलब हुआ कि पहली बार 25:29 के अनुपात में था, फिर 2 पावर लग के वो 625 841 हो गया। ओरिजिनल 25:29 था सिंगल बार के लिए। और याद रखना सिंगल मतलब 1, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। इसलिए 1 साल का चाहे साधारण ब्याज निकाल दो और चाहे चक्रवर्ती ब्याज निकाल दो, मतलब 1 साल में 25 रुपये 29 रुपये हो रहा है, तो 1 साल में 25:29 हो रहा है, तो 4 रुपये ब्याज बना 25 पर, प्रतिशत के लिए गुणा 100, उत्तर आ जाएगा 16%। चले आगे देखो। प्रश्न संख्या 24, निम्न को सरल करना है। देखो इसको मल्टीपल अलग करोगे, इसको अलग करोगे, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 3 अक्स स्क्वायर और माइनस का 50 अक्स और प्लस 14 दूनी 28, माइनस का 3 अक्स स्क्वायर माइनस का 12 अक्स और माइनस माइनस प्लस 13 तिया 39। मतलब 100 बातों की एक बात है, ये तो उड़ गया। माइनस 50 और माइनस 12 माइनस का 62 अक्स आएगा, और प्लस माइनस का 62 अक्स के साथ माइनस है, उत्तर यही हो गया। प्लस का कितना हो जाएगा 67। आगे देखो प्रश्न संख्या 25, ये कहता है किसी त्रिभुज का आधार 1/28 और संगत ऊंचाई 15 है, क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट ही तो होता है। अरे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होती है। 1/2 गुणा आधार 28 है और ऊंचाई 15 है। अगर इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 14 बार, 14 15 210, उत्तर 210 आ जाएगा। आंसर नंबर 4 बन गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा डेटा दिया था अगले ने। आगे देखो प्रश्न संख्या 26, किसी यात्रा का 1/3 भाग 2 किलोमीटर की चाल से, अगला 1/3 87 की चाल से, और शेष यात्रा 53 की चाल से तय की जाती है। औसत चाल बताओ। अबे निकम में ऐसे कौन पूछता है बे, मतलब अगले ने ऐसा है ना कि ये पेपर बनाते वक्त मूड में जस गया तो एक तो दे दिया तना के,
अब मैं कह दूं कि अगर परीक्षा में स्टूडेंट करेगा जिसका कैलकुलेशन एवरेज है, मतलब एक बहुत होता है ना दुर्गामी, मतलब द्रुतगामी टाइप का कैलकुलेशन होता है, वो भी 1 मिनट से पहले तो नहीं कर पाएगा इसको, उसको भी टाइम लग जाएगा शायद, हो सकता है। बाकी नहीं तो भाई जी 2-3 मिनट तक खा जाएंगे बच्चे इसमें तो पक्का ही, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसा दिया है। पहले आपको 2-3 छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी। यहां तीनों दूरी सेम है, याद रखना तीनों दूरी सेम है, क्योंकि एक होता है ना, अगर मैं इस एक के 3 हिस्से बनाऊं तो 1/3 1/3 1/3 बनते हैं। अगर किसी चीज के 2 टुकड़े 1/3 1/3 हैं तो तीसरा टुकड़ा पक्का 1/3 होता है, पहले दिमाग में बिठा लो। पूरी यात्रा का पहला भाग 1/3 ले लिया और दूसरा भी 1/3 लिया, तो याद रखना शेष यात्रा भी 1/3 होगी। मतलब जितनी पहली यात्रा है उतनी दूसरी है और इतनी तीसरी है। तीनों यात्रा सेम है, ये डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, तीनों यात्रा सेम है, पहली बात तो। अब भाई पहली जो यात्रा है वो चली है 2 की स्पीड से, दूसरी जो यात्रा है वो चली है 87 की स्पीड से, और तीसरी जो यात्रा है मेरे दोस्त वो 53 की स्पीड से चली है। अगर दूरी समान हो, अगर दूरी समान हो, शर्त है दूरी समान होनी चाहिए, फिर ऐसी चाहे कितने भी टुकड़े ले ले, 5 10 20 कितने भी, तो औसत चाल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है समय कार्य की तरह लघुत्तम लो। 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 87 किलोमीटर प्रति घंटे और 53 किलोमीटर प्रति घंटे, इनका एलसीएम ले लो, प्रत्येक बार की दूरी आ जाएगी। अगर दूरी समान हो और इस तरह से अलग अलग चाल से कोई यात्रा तय की जा रही हो, तो याद करो टाइम एंड वर्क में जैसे सवाल हल करते हो वैसे हल कर दो। टाइम एंड वर्क में जो भी दिया होता है उसका समय का लघुत्तम लेते हैं, यहाँ चाल का लघुत्तम ले लो। चाल का लघुत्तम लोगे तो तीनों को प्राइम नंबर हैं, तो 87 गुणा 53 ये आपस में गुणा ही होंगे, ठीक है। अगर गुणा ही होंगे तो 53 दूनी होता है 106, 106 को 87 से गुणा करोगे, या 106 को 87 से गुणा करोगे, भाई 53 दूनी 106 होगा, हाँ 106 को 87 से गुणा करोगे तो पहले तो 100 बार गुणा कर दो तो 8700 हो गया, फिर 6 बार गुणा करेंगे, 6 7 42 का 2 हासिल की 4, 8 6 48 और 4 52। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 फिर 2 7 और 5 12 2 और 9, मतलब ये हो गया प्रत्येक बार दूरी, प्रत्येक दूरी, प्रत्येक बार की दूरी कितनी है जी, 9222 किलोमीटर है प्रत्येक बार की दूरी, ठीक है। मतलब ये हो गया ये भी 9222 है, ये भी 9222 है और ये भी 9222 है, ऐसे प्रत्येक बार की दूरी 9222 9222 9222 है। अब यहां से टाइम निकालो। देखो अगर आप ये जानते हैं चाल में ये जो भी दूरी है उसमें अगर समय का भाग दे दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, समय सॉरी चाल का भाग दे दूंगा समय आएगा। अगर मैं 2 का भाग दे दूं, 2 का भाग दूंगा तो 46 दूनी 92, 4611 आएगा, 2 का भाग दूंगा तो। अगर 87 का भाग दूं तो आपको ये पता है कि ये 87 गुणा 53 की तो बात थी। अगर मैं 87 का भाग दूं इसमें तो 87 87 कटेगा, 53 दूनी 106 आएगा। अगर मैं 53 का भाग दूंगा, 53 से 53 कटेगा, 80 80 160 7 7 14 170 आएगा। इसका मतलब अब मैं कह दूं औसत चाल बताओ क्या होगी, तो औसत चाल क्या होती है मेरे दोस्त, औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 9 92 22 92 22 तो 3 गुणा 92 22, ये भी गलती करोगे तुम एक ही बार करोगे, बटा कुल समय 4611 प्लस 106 और प्लस 176, ये करना ही पड़ेगा भैया। 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 होती है 27, इसको जोड़ लो जी, 4600 और 47 और 4800, 4800 और ये हो गया 80 और 4891, ये हो गया 4891। अब इसमें भाग देना है, देखो लगभग भाग देकर देखो कितनी बार जा रहा है, 5 है, 5 5 भाई लगभग 5 के बराबर है ना, 5 5 फिक्स 5 तो आने से रहा, पॉइंटों में आएगा, 5 5 25 एक ही ऑप्शन है, तो आइडिया से आप यहां तो ऑप्शन 5 5 25 वाले हिसाब से देखो उत्तर आ जाएगा, क्योंकि फिक्स 5 नहीं आएगा, फिक्स 5 होता तो 5 एकम 5 इकाई 5 आता ऊपर, इसलिए फिक्स 5 तो आने से रहा, उत्तर 5.7 आएगा। आगे बढ़ो, प्रश्न संख्या 27, दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2180 है, संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं का योग कितना होगा। बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के प्रश्न थे ये, तो
आज तीसरा पेपर है रेगुलर, 13 तारीख है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों में पूछा गया है इसको, ठीक है। इसका मैंने 5G बताया था आपको, 5G बताया था कि अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग ऐसे दिया हो तो जो भी वर्गों का योग दिया है उसमें से 4 घटा के 2 का भाग दे दो। 5G है, सम प्राकृत संख्याओं के दो लगातार सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा हो तो जो भी वर्गों का योग दे रखा उसमें से 4 घटा के 2 का भाग दे दो। 4 घटा के 2 का भाग देंगे 2100 आ जाएगा, 76 2 का भाग देंगे 10 दूनी हो जाएगा 20 और 88, 1088 आ गया। अब इस 1088 के ऐसे दो टुकड़े तोड़ दो जिनको गुणा करने पर दो लगातार सम संख्या लो, ऐसी दो लगातार सम संख्या लो जिनको गुणा करने पर 1088 आए। ये 1089 33 का स्क्वायर होता है, 33 का स्क्वायर से एक कम है ये, और 33 के स्क्वायर से एक कम तभी हो सकता है जब 32 गुणा 34 हो। आज बताया था ना मैंने, एक छोड़कर एक संख्या का गुणनफल होता है बीच की संख्या का स्क्वायर माइनस 1। 1088 1089 से एक कम है, और ये एक कम तब किसी संख्या के स्क्वायर से एक कम है तो आगे पीछे वाली संख्याओं का गुणनफल है 32 गुणा 34 होगा। अब ये एक संख्या 32 है और एक 34 है, हमें कहता है संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। 32 प्लस 34 बोले तो कितना हो जाएगा जी, 66। आंसर कितना बन जाएगा, 66। अब किसी को ये लगता है कि नहीं मेरे तो बस की बात नहीं है ऐसे टुकड़े तोड़ना, तुम तो मास्टर हो तोड़ दिए, हम क्या करें वो भी सिखाता हूं। फिर ऐसे करो, 1088 के ऐसे टुकड़े तोड़ो। देखो अगर 8 से काटें तो 4 से काट लो, 27 चौका 108, ठीक है, और 4 दूनी 8, यही कटा। फिर 4 से काटो, 6 चौका 24, 8 चौका 32, यही कटा। फिर 2 से तोड़ो, 34 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 4। अब देखो 34 तो ये हो गया, 4 चौका 16 दूनी 32 ही हो गया, तो 34 गुणा 32 दो लगातार सम संख्या आई कि नहीं आई। ऐसे टुकड़े तोड़ सकते हो। किसी को चाहिए कि नहीं सर हम तो 5G जानते ही नहीं है, हम तो सिर्फ बेसिक जानते हैं, तो बेसिक वाले भाइयों बहनों आप ये देखो कि वो संख्या कौन कौन सी होंगी। एक संख्या अगर आप अक्स लोगे तो दूसरी अक्स प्लस 2 होगी, क्योंकि 2 का अंतर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग दे रखा है 2180। इससे सोल्व करो, बेसिक वाले ऐसे कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो 5G है, जो भी वर्गों का योग दिया है उसमें से 4 घटा के 2 का भाग दे दो, ठीक है। और 4 भी इसलिए घट रहा है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, गैप 2 का है। 4 घटा के 2 का भाग दे दो, फिर जो नंबर आए उसके ऐसे दो टुकड़े तोड़ो कि वो दो लगातार सम संख्या हो और गुणा करने पर इतना आ जाए। पर्सन संख्या देखिए 28। एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम 7 महीने के लिए एन से 35,000 रुपये ज्यादा लगाता है और एन 5 महीने के लिए निवेश करता है। मतलब एम का पैसा 7 महीने के लिए और एन का पैसा 5 महीने के लिए। पूंजी का अंतर दे रखा है, दोनों की पूंजी का अंतर दे रखा है 35,000। भाई ज्यादा लगाना कम लगाना गैप ही तो हुआ, दोनों की पूंजी का अंतर है 35,000। साझेदारी का पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है ये। अब कहता है साझेदारी की बात आ गई तो मैं ये बता ही देता हूं कि साझेदारी में आप ये बात जानते हैं कि पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय का जो अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। ये तो आप सब जानते हो ना, पूंजी गुणा समय का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है भाई। अगर समय का उठा के भाग लगा दूं तो मैं ये कह सकता हूं पूंजी समानुपाती होती है लाभ बटा समय के। किसके? लाभ बटा समय के समानुपाती होती है। पूंजी समानुपाती होती है मेरे दोस्त लाभ बटा समय के। इसका मतलब तुमको पूंजी का अनुपात चाहिए तो लाभ का और समय का दोनों का अनुपात होना चाहिए। समय का तो देखो 5 महीने 7 महीने दे रखा है, मतलब तुमको केवल लाभ की चर्चा करनी है। अब लाभ पर तो डायरेक्ट दे ही नहीं रखा है। देखो क्या कहता है, कुल लाभ, इसका मतलब मैं लाभ पर ही बात करता हूं, समझना मेरी बात को। कुल लाभ m प्लस एन का दे रखा है, कुल लाभ का मतलब m प्लस एन दे रखा है 1860। अनुपात कहता है लाभ में से m का शेयर n के शेयर से 372 ज्यादा है, मतलब m और n का अंतर दे रखा है, m और n का अंतर दे रखा है तो 372 दे रखा है। अब एक बात समझ लो, पिछले पेपर्स को भी जरूर देखो जिसने नहीं देखा है अभी तक। इस तरह के प्रश्नों में लॉजिक है। वैसे तो पता है क्या होता है, अगर इसका बेसिक लगाओ तो m का मान होगा 1860। देखो दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए तो जोड़कर 2 का भाग देते हैं, और छोटी संख्या निकालने के लिए योग में से अंतर को घटाकर 2 का भाग देते हैं। अगर दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटाकर 2 का भाग दो, यही होता है। लेकिन
यहां एक लॉजिक होगा, इसका जरूर अनुपात बनेगा। अनुपात बनेगा, देखो इकाई 2 को किससे गुणा करूं, 5 से गुणा कर लो। अगर 372 को 5 से गुणा करोगे तो इसका 0 लगा के आधा करोगे 1860 ही आएगा। मतलब m प्लस n का मान कितना है 5 और m माइनस n का मान कितना है, तो बताओ m और n का मान कितना होगा। याद रखें, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो जोड़कर 2 का भाग दे दो बड़ी संख्या और जोड़कर घटाकर 2 का भाग दे दो छोटी संख्या। मतलब 5 और 1 6 में 2 का भाग दिया 3, 5 में से 1 गया 4 में 2 का भाग दिया 4। ये किसका अनुपात आया मेरे दोस्त, लाभ का अनुपात आया है। हमें लाभ का नहीं, हमें पूंजी का अनुपात चाहिए भाई। अगर पूंजी का अनुपात चाहिए तो लाभ बटा समय, देखो इसका समय कितना है 7 दे रखा है क्या, हाँ 7 है। n का कितना है 2/5। अगर इसका अनुपात बनाऊं मैं तो मुझे बताओ, अनुपात 5 तिया 15, इधर गुणा कर दो 5 तिया 15, 7 दूनी 14, तो अनुपात 15:14 बना कि नहीं बना। अगर अनुपात 15:14 बन गया तो मुझे बताइए कितना ज्यादा बना, कितना अंतर, पूंजी ज्यादा लगाई 1 और उधर पूंजी कितनी लगाई 35,000। 1 की वैल्यू 35,000 है। हमें कहता है m की पूंजी बताओ, m की पूंजी हो जाएगी 15 गुणा 35,000 और 15 गुणा 35,000 करेंगे तो 3 जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, और फिर 5 इकाई 5 रहेगा, 3 जीरो के बाद इकाई 5, ये तो नहीं होगा। 35 को 15 से गुणा करोगे तो 15 5 75, बचेगा 7, 15 तिया 45, 7 52, यही उत्तर हो जाएगा। गुणा करना है, कर लेना आराम से। आगे देखो प्रश्न संख्या 29। कहता है सपना ने 22,400 की धनराशि में से कुछ धनराशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 7 वर्षों के बाद दोनों निवेश के बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 13% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि बताओ। कल भी आया, परसों भी आया। याद रखें यहाँ टोटल धनराशि है, सपना और सपना थी, उसने मतलब 2 लोगों को जो धनराशि बांटी, ऐसे कह दो 22,400 रुपए की धनराशि है। इसके उसने 2 पार्ट बनाए, एक जगह ए रुपया उधार दिया और एक जगह बी रुपया उधार दिया। ये कहता है इस ए रुपए का 13% की दर से 7 साल का ब्याज और इस बी रुपए का 3% की दर से 7 साल का ब्याज बराबर है। तो आप कह दो SI बराबर SI। इस ए रुपए का 13% की दर से 7 साल का ब्याज बराबर होगा इस बी रुपए का 3% की दर से 7 साल का ब्याज बराबर होगा। मैं 5G भी बताऊंगा इसका। 7 से 7 कट गया। अगर ए अनुपात की बी की बात करूं तो 3:13 हो जाएगा। मतलब एक को 3 रुपया दिया, बी को 13 रुपया दिया, दोनों को मिला के 16 रुपया दिया। इस 16 की ओरिजिनल वैल्यू देख भाई कितनी है, 22,400 है। तो कितना गुना है इसका, तो 16 एकम 16 और 16 चौके 64, कितना है जी 1400। हमें कहता है 13% पर कितनी राशि उधार दी। देखो ये 13% पर दी थी, ये 3% पर दी थी, मतलब एक के बारे में पूछा है। एक का हिस्सा कितना होगा, तो एक का हिस्सा हो जाएगा 14 गुणा 3, 4200। और 4200 बोले तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, अब एक चीज और समझो, आज के बाद इस तरह के सवाल जिसमें साधारण ब्याज बराबर हो, जिसमें साधारण ब्याज बराबर हो, इस तरह के सवाल अगर दिए हो कहीं भी, समय अगर दोनों का इक्वल है तो दोनों की दर का उल्टा अनुपात बना लो, दोनों की दरों का उल्टा अनुपात बना लो, वही उनकी पूंजी का अनुपात है, उसी अनुपात में टूटेगा। अगर समय सेम है, समय सेम है तो और साधारण ब्याज बराबर है तो इनकी दरों का उल्टा अनुपात ही इसको तोड़ेगा। 13-3 की जगह 3-13 के अनुपात में तोड़ दो, बस वही आंसर है। अगर समय अलग अलग हो तो तब दर गुणा समय और दर गुणा समय का उल्टा अनुपात लेना है। अगर समय एक ही हो तो समय को इग्नोर कर देना। अगर समय दोनों में अलग अलग हो तो दर के साथ समय गुणा करना अपना अपना। इस दर का इस समय के साथ इसका गुणा करो और इस दर को अपने समय के साथ गुणा करो और फिर उल्टा अनुपात ले लो, बस वही पहला भाग और दूसरा भाग है, ठीक है, उसी अनुपात में टूट जाएगा। और प्रश्न संख्या हम बात करेंगे 30। निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। देखो दोस्त, 5 से विभाज्य वही संख्या होती है जिसका इकाई 0 या 5 होता है। इसका इकाई 9 है, ये नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 नहीं है, यही उत्तर है। मतलब इसमें तो मेरी जरूरत ही नहीं थी ना, आप आराम से बता सकते थे। बताओ आप कमेंट, देखो कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं,
पिछले वीडियो को मैंने देखा, कमेंट आता है 2-3 लोगों का, ये गलत बात है। आप अपना जो भी रिव्यू होता है कमेंट में लिखिए, मुझे खुशी होगी इस बात की, आप मुझे कोई आइडिया दोगे, मैं फास्ट बता रहा हूँ, इजी बता रहा हूँ, शॉर्ट बता रहा हूँ, लेंथी बता रहा हूँ, तुम जो भी मुझे अपना रिव्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग मैं और चीज़ों को आसान करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि सीधी सी बात यही है, आप 1 घंटा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बकवास सुनने के लिए नहीं देख रहे हैं। यूट्यूब पे मतलब मेरी हमेशा से इच्छा नहीं रही है कि मैं कोई बकवास करूं और फालतू बातें कर करके फिर आप लोगों को बरगला के और फालतू की रील बना बना के फिर वो व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ा लें। मुझे लगता है कि कुछ काम जो है वो अधर्म से नहीं होने चाहिए, कुछ काम अपनी नीति के अनुसार ही होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए तो आपने देखा होगा कि मूर्ख लोग जल्दी धनवान बन जाते हैं, मूर्ख लोगों को जल्दी सफलता मिलती है, और जो सही लोग होते हैं वो कम धनवान होते हैं। चाहे नज़र फैला के देख लो पूरी दुनिया में, आप लोग ये पाएंगे। क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि इससे जो मैं कर रहा हूँ वो कितना गलत है कितना सही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, उससे मतलब होता है सिर्फ पैसे से। उसके लिए फिर कुछ भी कर रहे हैं, फलाना ढिकाना, मतलब जो करना चाहिए। खैर, मुद्दे की ये बात नहीं है, मुद्दे की बात यही है, आप अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर दीजिए। और ये पेपर कैसा था, ये रेलवे वालों को रिव्यू देना चाहिए आप लोगों को कि कैसा कैलकुलेशन लिया, शानदार था। और भी अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। खैर, इस पेपर का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ टीसीएस एग्जाम जोन टेलीग्राम है, यहाँ से आप लोग इसका देख सकते हैं। टीसीएस एग्जाम जोन टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और यहाँ से इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको भी पीडीएफ चाहिए। जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, हम अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।